बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले 2-3 वीडियो मैं डाल चुका हूं, भेज चुका हूं आप लोगों को। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मेरी कल्पना का आदर्श समाज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है, हमारे जीवन से संबंधित है कि कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी स्वयं की कल्पना का जो आदर्श समाज है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके 2-3 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। पहला पॉइंट हमने देखा था कि उन्होंने कैसे कहा कि समाज में एक तरह की सबके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो क्षमता की बात भी करते हैं। कहते हैं कि आज जो हमारा परिवेश है, समाज है या देश का विकास कैसे हो सकता है, उसमें दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से रखी है, वह है समता। समता का शाब्दिक अर्थ है समानता। तो समानता में उन्होंने 3 बातों को उकेरा है, बताने की कोशिश किया है। पहली बात तो यह है कि शारीरिक वंश परंपरा के अनुसार समानता, सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर समानता, और मनुष्य के अपने प्रयत्न के आधार पर। इन्होंने समानता को 3 अर्थों में व्याख्यायित करने की कोशिश किया है: शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर, सामाजिक उत्तराधिकारी के आधार पर, और मनुष्य के प्रयत्न के आधार पर। इसी तीनों का थोड़ा सा भाव देख लेते हैं, क्या कहना चाहा है इन्होंने, उसको भी देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम। इन 3 दृष्टियों में, जो 3 बातें मैंने बताया है, इन 3 दृष्टियों में मनुष्य समान नहीं होते, ऐसा कहते हैं। परंतु फिर भी क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, परंतु उसमें भी सबको अपनी क्षमता विकसित करने की पूरी अवसर देने चाहिए। ठीक है, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से मनुष्य के अपने प्रयत्न के रूप से सब समान नहीं हो सकते, ऐसा फ्रांसीसी क्रांति में भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या जो शारीरिक और सामाजिक और मनुष्य के अपने प्रयत्न जो होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, क्या उनके आधार पर क्या लोगों को अपने अनुसार समान अवसर प्रदान करना उचित नहीं होगा? वो कहते हैं कि उचित होना चाहिए। ऐसे लोगों को समान अवसर देना चाहिए, एक प्रयास करने के लिए मौका उनको देना चाहिए। एक समानता का भाव इसमें उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। आगे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण, मतलब सबके प्रयत्न समान नहीं हो सकते। कोई अच्छा काम कर लेता है, कोई बहुत अच्छा काम कर लेता है, किसी कार्य को करने में कोई पारंगत होता है। असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। भाई, सबके असमान प्रयत्न हैं, सबके असमान व्यवहार हैं। इस तरह ये सब चीज़ें तो होती हैं, समाज में हैं, व्याप्त हैं, लेकिन ये अनुचित नहीं है, गलत नहीं है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। भाई ठीक है, सब लोग समान नहीं है, शारीरिक रूप से समान नहीं, सामाजिक रूप से समान नहीं है, मनुष्य की जो एलिजिबिलिटी योग्यता है उसके अनुसार समान नहीं है, लेकिन फिर भी जो असमान है, जो नीचे हैं, उनको प्रोत्साहन देना उचित माना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, प्रथम 2 बातों में, मतलब शारीरिक और सामाजिक रूप में असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? कहने का मतलब क्या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए या गलत व्यवहार करना चाहिए? क्या उचित है? नहीं, ये उचित नहीं होता है, बल्कि उनको प्रोत्साहन देकर, एक उचित और सही मार्गदर्शन देकर उनको उस कार्य के लिए तैयार करना चाहिए। यही समानता है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में, जैसे उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता जैसे हो, आप अच्छा व्यवहार करिए, इसकी प्रतियोगिता हो, वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें, अब देखिए, उत्तम व्यवहार किन लोगों का हो सकता है और उत्तम व्यवहार किन लोगों का नहीं हो सकता, इसमें भी विभाजन किया है उन्होंने, और कहा है कि उत्तम व्यवहार उन लोगों का अच्छा हो सकता है, या वो बाजी मार सकते हैं, वो आगे निकल सकते हैं, क्योंकि जिन्हें उत्तम कुल मिला हो, जो उत्तम कुल से, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, अच्छी शिक्षा मिली हो, पारिवारिक ख्याति जिनकी, पारिवारिक प्रसिद्धि जिनकी है, पैतृक संपदा जिनके पास हो, पिता की संपदा, धन संपदा हो, तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो, वो लोग तो आगे निकल जाएंगे और वो हर कार्य करने में दक्ष भी हो जाएंगे। ऐसे में जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है, क्या उनको इससे वंचित रखा जा सकता है? नहीं, बल्कि उनको प्रोत्साहन देकर, उनको एक भरोसा दिलाकर उनको भी इन अवसरों के लिए समान रूप से तैयार किया जा सकता है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही आदर्श समाज हो सकता है भारत का, वो कहते हैं।
आगे कहते हैं, इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्न को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। कहने का मतलब इसमें बताने की कोशिश किया, भाई ये लोग सुविधा संपन्न हैं, इनके पास सारी सुविधाएं हैं और इनको आगे बढ़ने के लिए सब कुछ मिला है, लेकिन क्या जिनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिली है, क्या उनको आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या वो आगे बढ़ने के लिए तत्पर नहीं हो सकते? हाँ, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, संपन्न नहीं है, पारिवारिक संपत्ति नहीं है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी समानता लोगों में आ सकती है। अतः न्याय का तकाजा है, न्याय का यह कार्य है कि हम तीसरे जो प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य की वश की बात है, के आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वहाँ प्रथम दो आधार जो मनुष्य के वश की बातें नहीं है, पर उनके साथ असमान व्यवहार करना नितांत उचित है। मतलब कहते हैं कि इन 2-3 बातों के आधार पर जो पिछड़े हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, अगर उनको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, नितांत अनुचित होगा। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि मैं बार बार कर रहा हूँ, उनको समान अवसर देने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कही जाए बात तो ये, समाज की यदि अपने सदस्यों में अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, यदि समाज अपनी अधिकतम विकास करना चाहता है या समाज आगे बढ़ना चाहता है, तो यह तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध करा जाए। अगर कोई भी समाज अगर विकास करना चाहता है, विकसित होना चाहता है, या समाज में आर्थिक संपन्नता आने मतलब चाहिए होगी, या देश की आर्थिक संपन्नता बढ़ सके, तो उसमें दोनों का होना अत्यावश्यक है। जो सुविधा संपन्न है और जो असुविधा है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं, उन दोनों के लिए समान अवसर, दोनों लोगों के लिए समान अवसर देना चाहिए और समान व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। अर्थात उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जो निचले हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास अत्यधिक धन नहीं है, उनको भी उसी समान स्तर पर लाकर समान रूप से उनका भी विकास करना चाहिए। तभी किसी भी देश, समाज और किसी भी संस्कृति का समान रूप से आर्थिक, सामाजिक सब कुछ विकास संभव हो सकता है। यही आदर्श समाज की कल्पना है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की। आगे देखते हैं, समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, यही बातों पर ये बात समाप्त नहीं होती। इसका मूल विषय, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है, जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे ही आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता की दृष्टिकोण से समाज 2 वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता होती है। मतलब अपने व्यवहार में असमानता का व्यवहार ना लाए कि मतलब एक निचले वर्ग कर दे, एक उच्च वर्ग कर दे, बल्कि एक व्यवहार, एक समान व्यवहार राजनीतिज्ञों के अंदर आना चाहिए। इस बात को बार बार वो दोहराते हैं। राजनीतिक यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव नहीं होता। वर्गीकृत नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते और उनको श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, समानता लाना ये कल्पना के योग्य है। क्योंकि काल्पनिक जगत मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि सभी लोग समान हो सकते हैं, लेकिन ये कल्पना थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत भी हो सकती है जब इसमें थोड़ा सा प्रयास राजनीतिज्ञों, अपने समाज के लोगों द्वारा अगर हो तो ये संभव भी है। फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके लिए एकमात्र कसौटी भी है। तो इस तरह हमने देखा कि समता की बात करते हुए नज़र आए हैं। थोड़ा सा इसको और आशयपूर्ण बना दिया जाए और आसान बना दिया जाए, आसान सी भाषा में थोड़ा समझने के लिए इसको ध्यान से सुन लेते हैं। एक राजनेता को बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने की, उसकी अलग से अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर नहीं होता है। सही बात है। अतः उनके लिए यही व्यवहार सिद्धांत उपयोगी है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको 2 वर्गों या श्रेणियों में विभाजित न किया जाए, बल्कि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए, एक समान अवसर प्रदान किया जाए।
राजनीतिक सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण उसके लिए संभव नहीं है या किसी के लिए संभव नहीं हो सकता। अतः यद्यपि समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र मार्ग और उपाय है कि सबको समान रख के चले, सबको समान रूप से देखें, सबके लिए समान अवसर प्रदान करें। और जो नीचे हैं, जिनको समानता जिनमें अभी नहीं आ सकती, उनको समानता लाने के लिए उनके लिए अलग से प्रयास करना चाहिए, ऐसा कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। और बताते हैं कि मेरी अगर कल्पना का आदर्श समाज हो तो ऐसा होना चाहिए। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है अगर ऐसा वो सोचते हैं। सभी लोग समान हो, सभी लोगों के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं और सभी में सभी, चाहे किसी भी जाति वर्ग विशेष का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नीचे वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तभी समाज में एक समन्वयता आ सकती है। मैं मानता हूँ या हम सब मानते हैं कि सभी समान नहीं हो सकते, चाहे शारीरिक, चाहे सामाजिक, चाहे मनुष्य की स्वयं की योग्यता के अनुसार सभी समान नहीं हो सकते। फिर भी समान रखने के लिए, समानता लाने के लिए थोड़े से प्रयास करने की ज़रूरत होती है। यह हमें भी सोचना है, आने वाली पीढ़ी को भी सोचना है और हमारे समाज को भी सोचना है, ऐसा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इस पाठ का जो मूल सारांश है ध्यान में रखिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल बात क्या कहने की कोशिश किया है। इस पाठ के आधार पर आपको कोई भी एक छोटा सा अनुच्छेद, चाहे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर दे दे, चाहे मेरी कल्पना का आदर्श समाज के आधार पर कोई एक अनुच्छेद आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसके मूल भाव को समझने की कोशिश करिएगा और सभी उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।